बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुज़ाकरात के मामले में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अलग अलग होता चला जा रहा है। फजलुर रहमान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उसकी वजह मैंने आपको पहले बताई है। PMLN के मौक़िफ़ की वजह जो है वो आप सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। PMLN ने अभी तक अपने टिकट तक जारी नहीं किए और टिकट्स जो हैं वो जमा भी नहीं करवाए। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जो हैं वो ताने दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि तहरीक इंसाफ ने टिकट जमा नहीं करवाए, लेकिन उन्होंने 297 सीटों के ऊपर तमाम जो पंजाब की नशस्तें हैं उनके ऊपर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। सिर्फ 3-4 जगहों के ऊपर कोई पेंडिंग लिखा हुआ था, उन जगहों पे फैसला होना बाकी है। बाकी तमाम जगहों पर अपने उम्मीदवार फाइनल करके और उनके टिकट जारी कर दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब जो है वो PMLN ने अभी तक जारी नहीं किए। पीपल्स पार्टी के पास भी उम्मीदवार पूरे नहीं हैं। तो पंजाब में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है जिसका सामना है। फजलुर रहमान साहब का मसला ये है कि उन्हें पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इक़्तिदार नहीं मिलेगा। जिस वक्त वफाकी हुकूमत चली जाएगी तो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा भी उनकी फैमिली से चला जाएगा और वफाकी वज़रा के ओहदों पर बैठे हुए उनके 4 बंदे फारिग हो जाएंगे और 1 दर्जन के करीब जो उनके करीबी लोग मुख्तलिफ जगहों पे एडजस्ट किए गए हैं वो सारे के सारे फारिग हो जाएंगे। तो फजलुर रहमान साहब इसको ड्रैग करना चाहते हैं और इस उम्मीद से हैं कि शायद आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए हालात मुश्किल हो जाएं और कुछ बेहतर हालात हो जाएं PMLN के लिए या PDM की जमातों के लिए, तो शायद दोबारा रास्ता निकल आए फजलुर रहमान साहब के लिए। इसलिए ये तकलीफ़ उन्हें इलेक्शन में जाने से रोक रही है। इलेक्शन में गैर मामूली सूरत हाल का सामना है PMLN को पंजाब में। PTI ने तो कभी पंजाब से उम्मीद ही नहीं की और बाकी जमातें भी पंजाब में कहीं वजूद नहीं रखती। तो PMLN का मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। PMLN को अपने टिकट भी प्रॉपर उम्मीदवार उनको नहीं मिल रहे जिनको वो टिकट दें। बहुत सारे लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं PMLN के प्लेटफॉर्म से लड़ने की निस्बत, क्योंकि जो महंगाई की सूरत हाल की गई है, जो इकॉनमी की सूरत हाल की गई है, जो लोगों के कारोबार तबाह किए गए हैं, जो लोगों के घर की मईशत को तबाह किया गया है, उसमें तो लोग PMLN को वोट देने से रहे। अब PMLN ने वापस थोड़ा सा ट्विस्ट करना शुरू किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक का जो स्टेटमेंट था अदालत के अंदर वो बड़ा हौसला अफजा था कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम ही मुज़ाकरात करेंगे, हम किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। काफ लीग का मौक़िफ़ भी वहाँ पे आया, जमात इस्लामी का भी आया, शेख रशीद ने अपना मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि मुज़ाकरात 2018 से हम शुरू करेंगे। कि 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत बनी फिर क्या हुआ, फिर एक एक दिन करके पहुँचेंगे। तो ये एक्चुअली चीज़ों को ड्रैग करना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं। हालांकि जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ इस बात पर होने हैं कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी, यानी इलेक्शन एक साथ होंगे या इलेक्शन अलग अलग होंगे। ख्वाजा आसिफ ने क्लेम किया कि आईने पाकिस्तान कहता है कि एक साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे। हमने आईने पाकिस्तान को छान मारा, हर जगह पे देखा, कहीं पे ये चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ देखा कि अगर कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो 2 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगा और अगर कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। अब ये अलग अलग असम्बलियाँ हैं, अगर अलग अलग तहलील होंगी तो अलग अलग इलेक्शन होंगे। कहीं पे आईने पाकिस्तान में ये शिक दर्ज नहीं है कि आपको हर हाल में इलेक्शन एक साथ करवाने हैं। बहरहाल ये चीज़ों को लंबा करना चाहते हैं। मुज़ाकरात बहरहाल सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर होने हैं कि पाकिस्तान में क्या इलेक्शन एक साथ करवाए जाएँ या अलग अलग करवाए जाएँ, और अगर एक साथ करवाए जाएँ तो किस तारीख को इलेक्शन करवाए जाएँ। नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम बहुत सीधा सीधा है। मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट करके मुज़ाकरात की मुखालफत भी कर दी है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, और ये उन्होंने अपनी पार्टी को और अपने इत्तेहादियों को पैगाम दिया है कि हम इसको नहीं मानेंगे। वो वहाँ पे सऊदी अरब में मौजूद थी, रमज़ान मुबारक में इबादत के लिए गए हुए हैं, वहाँ से उन्होंने ये बयान जारी किया है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे होते हुए इस तरह तो दिखाई नहीं दे रहे जितनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और नवाज शरीफ साहब के लिए एक तो यह है कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ करके दिया जाएगा। जो वादा मुबैना तौर पे नवाज शरीफ साहब से किया गया है और ये जो वादा है, इस वादे में
इमरान खान साहब का क्लेम है कि नवाज शरीफ साहब को तहरीरी तौर पर लिख कर दिया गया है कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ करके दिया जाएगा इलेक्शन से पहले, और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब की बगैर गिरफ्तारी पाकिस्तान में वापसी होगी और मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस को ख़त्म किया जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली को भी ख़त्म किया जाएगा। ये चीज़ें एजेंडे का हिस्सा हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा है वो आपको बता देता है कि ये सब चाह क्या रहे हैं। देखिए, दोनों जो फ्री कैन हैं वो मैक्सिमस पोजीशन के ऊपर जाएंगे। मैक्सिमस पोजीशन का मतलब ये है कि मुज़ाकरात से पहले दोनों फ्री कैन ज़्यादा डिमांड्स रखेंगे, ताकि जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें तो दोनों के पास छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ हो। यानी एक जो है वो अगर इस जगह पे खड़ा है तो दूसरा भी अपने आप को यहाँ खड़ा करेगा, और दोनों नीचे आएंगे तो किसी जगह पे जाके दोनों का मिलाप हो जाएगा और कंसेंसस हो जाएगा। अगर तो ये होना है, अगर नीयतें हुई तो ये हो जाएगा। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि 14 मई के करीब लेकर आए वफाकी हुकूमत को, या जो इत्तेहादी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उसको 14 मई के करीब लेकर आए इलेक्शन के लिए। जबकि शहबाज शरीफ साहब का और उनके इत्तेहादियों की कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 अक्टूबर के करीब लेकर जाए। यानी उनकी जो डेडलाइन है वो 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 14 मई वाली तारीख के ऊपर रुकेगी। तो ये दोनों जब आपस में निगोशिएशंस करेंगे, यानी 14 मई जो है वो साल का 134वां दिन होता है, जो साल शुरू होता है उसका 134वां दिन 14 मई होता है, और जो 8 अक्टूबर है वो साल का 281वां दिन होता है, 281वां दिन होता है। और इन दोनों के बीच में जो दिन आता है, जो इन दोनों के सेंटर में एक दिन आता है कि ना तेरी ना मेरी, अगर इस तरह भी बात हो जाए, तो वो 26 जुलाई का दिन होता है। 26 जुलाई जो है वो एक ऐसा दिन है, और ये बुध वाला दिन है। 26 जुलाई दोनों का सेंट्रल पॉइंट है, तो बहुत मुमकिन है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि 23 जुलाई को भी संडे है, 30 जुलाई को भी संडे है, 6 अगस्त को भी एतवार है, और 13 अगस्त को भी एतवार है। ये वो तारीखें हो सकती हैं जिनके अंदर इंतखाब करवाया जा सकता है, अगर बिल्कुल सेंटर में या मिड पॉइंट के ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, या आप ये कह दें कि दोनों ग्रुप्स अगर बिल्कुल सेंटर में आ जाएं तो। क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर, और अभी इनकी उम्र 64 साल है। ये इनका आखिरी साल गुजर रहा है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और सितंबर के दरमियान में आकर रिटायर हो जाएंगे उमर अता बंदयाल साहब। तो इनकी रिटायरमेंट से पहले पहले पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का शुबा है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो एक मुखालफाना नज़रिया रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और वो शायद नहीं चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने। तो तहरीक इंसाफ को इस बात का शुबा है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को देखते हुए आने वाले चीफ जस्टिस शायद सहूलतकारी फराम करें या मदद फराम करें पीडीएम के लोगों को, और उसके बाद इंतखाबात जो है वो तब तक तातुल का शिकार होते चले जाएं जब तक कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे बंद नहीं बांध दिया जाता। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि जो इस वक्त अदलिया मौजूद है, जिसने इमरान खान की भी हुकूमत को ख़त्म किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उनसे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, इसी हुकूमत के साथ, इसी अदलिया के साथ, और एक मरतबा फिर इलेक्शन करवाया जाए और न्यूट्रल तरीके से कोशिश की जाए कि इलेक्शन जीत कर वो इक़्तिदार में आ जाएं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त पीडीएम चाहेगी या उनके सहूलतकार चाहेंगे कि इमरान खान साहब कमिट करें पीडीएम के साथ या अदालत के बीच में या कहीं पे भी जहां वो चाहें। मैं आपको उनके फेयर्स बता देता हूं, उनके खौफ बता देता हूं, किन चीज़ों का सहूलतकारों को और इस्टेब्लिशमेंट को और पीडीएम को किन चीज़ों का खौफ है। नंबर 1 जो NRO 2 है, जो हासिल किया गया बड़ी मुश्किल से, सबके गलों से फंदे निकाले गए। जो लूट मार का पैसा था, गालिबन 1100 अरब, ये लूट मार का पैसा था, पाकिस्तानी अवाम का पैसा था जिसको खा गए खाने वाले। इसमें NRO 2 जो है उसको इमरान खान साहब वापस रिवर्स कर देंगे, यानी NRO 2 मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इस बात का शदीद खदशा है। केसेस दोबारा खुल जाएंगे, दोबारा रिकवरियां और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन ये केसेस बहुत पुराने हैं और इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खुद बनाए थे, इमरान खान साहब ने नहीं बनाए। तीसरा जो इन्हें लगता है
कि नैब के कवानीन जो हैं वो दोबारा नाफिज हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो वो नैब के अंदर जो तरामीम की गई हैं नैब के कवानीन के अंदर, वो तरामीम वापस कर देंगे और नैब दोबारा एक ताकतवर इदारा बन जाएगा। चौथा, उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब के पास कानून को सख्ती से नाफिज करने का अब जवाज़ होगा, जो उनके साथियों के साथ हो रहा है, जो आज़म सवाती के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो फवाद चौधरी के साथ हुआ, जो अदर मशवानी के साथ हुआ, जो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ, जो उनके कुछ 3500 के करीब बंदे, हज़ारों लोग उनके गिरफ्तार हो गए हैं, उनके साथ जिस किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को नंगा किया जाता है, जिस तरीके से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हरासा किया जाता है, तो इमरान खान साहब के पास खुला जवाब होगा कि भाई यही तरीका होता है कानून का निपटने के लिए। अब डर इस बात का है कि जो चीज़ें इमरान खान साहब बताओ डेमोक्रेट समझते थे कि ये नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें करने के बाद उनको भी जवाब फराहम कर दिया है कि वो अगर मुस्तकबिल में चाहें तो कानून का निफाज सख्ती के साथ कर सकते हैं। पांचवी चीज़ ये है कि जिन अफसरान और पुलिस वालों ने ख़ास तौर पे गैर कानूनी हथकंडों में हिस्सा डाला है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अब इन लोगों में से अक्सर ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर गंद घोला है और एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते करते इन्होंने गलत काम किए हैं। अब मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने प्यारों को नुकसान होने नहीं देती, इस दफ़ा तो एस्टेब्लिशमेंट खुद भी खतरे में है, अवाम उनसे नाराज़ है। तो इस सूरत हाल में ये ब्यूरोक्रेट जो हैं इनके बारे में भी खदशा है कि इमरान खान साहब से इनको नुकसान पहुंचेगा। छठा, एस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा या वो ताकतवर लोग जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं उनके लिए भी मसाइल बन सकते हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में अपना हिस्सा डाला। सातवां, वो ताकतवर लोग, और वो चंद लोग हैं ताकतवर लोग जिनका तस्करा अली अमीन गंडापुर भी कर रहे थे गिरफ्तारी के दौरान कल वाली वीडियो के अंदर, और जो चंद ताकतवर लोगों ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, तशद्दुद का रास्ता अपनाया है, फस्तायत का रास्ता अपनाया है और लिमिट क्रॉस की है, वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जनरल रिटायर बाजुआ, आठवां मसला यह है कि जनरल रिटायर बाजुआ और चंद किरदारों का मुहासबा हो सकता है जिन्होंने इमरान खान के बकौल अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, और इस बारे में इमरान खान साहब ने लिख कर शिकायत भी भिजवाई थी। गालिबन सदर पाकिस्तान को भी लिखा था इमरान खान साहब ने लेटर, और शायद अदालत को भी लिखा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो साबिक हैं उन्होंने अपने हलफ से गद्दारी की है या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। नौवां नुकता यह है कि इमरान खान का रास्ता रोकते रोकते कुछ ऐसे हकायक सामने आ गए हैं जो आइंदा मुसीबत बनेंगे पीडीएम के लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे जो तोशाखाना का मामला है उसमें जरदारी और नवाज शरीफ, मरियम नवाज मुबैना तौर पे उनके ऐसे ऐसे मामला निकल आए हैं कि अब उनको जवाब देने पड़ेंगे। इमरान खान तो निकल जाएंगे अपने केस में से, उन्होंने तो अपनी रसीदें तक दे दी हैं, उनकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, लेकिन जरदारी और नवाज शरीफ बहुत बुरी तरह फंस गए हैं गाड़ियाँ लेकर, और वो रिकॉर्ड सामने आ गया है, अब वो इसमें नहीं बचते। फिर जो एक और चीज़ है वो ये है कि ममनुआ फंडिंग केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप देख रहे हैं कि अभी ममनुआ फंडिंग केस का उस तरह सामना नहीं करना पड़ रहा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड जमा करवा दिया है, लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने एक भी रिकॉर्ड अभी तक जमा नहीं करवाया, बल्कि वो भाग रहे हैं। तो ये जो केस जिसको इमरान खान के खिलाफ खोला गया था, इसको खोलते वक्त बिल्कुल किसी को एहसास नहीं था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इतनी बुरी तरह फंस जाएंगे। तो ये हकायक अब जो सामने आए हैं वो उनमें बुरी तरह इन्वॉल्व हो गए हैं, और उससे कैसे बचेंगे। फिर एक जो आखिरी चीज़, और बहुत सारी भी चीज़ें होंगी लेकिन जो मैंने पॉइंट आउट की हैं चीज़ें, उनमें आखिरी चीज़ ये है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों के जज्बात भड़के हुए हैं, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई तो लोगों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी और लोगों को मज़ीद हौसला मिलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में हराया जा सकता है और आवाम की ताकत से आप तब्दीली ला सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं, वो खौफ हैं जो इमरान खान से आ रहे हैं उनके मुखालिफिन को। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें इमरान खान से मांगी जा सकती हैं? बड़ा सवाल ये है। अगर ये चीज़ें इमरान खान साहब से मांगी जाएंगी तो इसका मतलब है कि पीडीएम की जमातें और उनके सहूलतकार ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन जीत रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत आ रही है। तो इस तरह तो ये पहले से सरेंडर कर गए हैं। दूसरा, ये इनमें ज़्यादातर चीज़ें रूल ऑफ लॉ के साथ जुड़ी हुई हैं। रूल ऑफ लॉ को आप किसी जगह पे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कानून की हुक्मरानी को आप अदालत में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दे सकते जहां पे आप कानून की हुक्मरानी को चैलेंज कर दें या आइन और कानून के खिलाफ बात कर दें। इमरान खान साहब सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं किसी से कोई बदला नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी, तो उसी में ही सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं और सारे लोग जो हैं वो फंस जाते हैं। बिलावल जरदारी साहब मई में जाएंगे जी, एक बड़ी खबर है, ये मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत सारी खबरें हैं लेकिन
वो बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बिलावल जरदारी साहब जाएंगे भारत, और भारत में जाकर वो जो शंघाई ताउन तंजीम है उसके इजलास के अंदर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जिस वक्त भारत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया था और जो एक जुदागाना हैसियत है मकबूजा कश्मीर की उसको ख़त्म किया था, तो पाकिस्तान की स्टेट ने, रियासत ने इमरान खान साहब की सरबराही में ये पॉलिसी बनाई थी कि हम भारत के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि कश्मीरियों को उनका खसूसी स्टेटस वापस नहीं मिल जाता। और बहुत ज़्यादा नारे लगाए बिलावल ने, उनकी पार्टी ने, PMLN ने, उनकी पार्टी ने। वो ये कहते रहे कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर को बेच दिया। लेकिन इमरान खान ने उसके बाद से लेकर अब तक जनरल बाजवा की मुखालफत मोल लेने के बावजूद भारत के साथ बातचीत नहीं की, और वो डटे रहे इस बात के ऊपर कि हम ताल्लुकात नॉर्मलाइज तभी करेंगे जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। लेकिन अब बिलावल साहब की पॉलिसी ये है कि वो जा रहे हैं मई के आगाज़ में, पहले हफ्ते में भारत, और भारत का दौरा करने लगे हैं। और क्या ये कश्मीरियों के कॉज के लिए फ़ायदेमंद होगा? क्या ये पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा? ये पॉलिसी है इस हुकूमत की। लेकिन माजी में जब वो इमरान खान साहब के ऊपर कीचड़ उछालते थे, इल्ज़ामात लगाते थे, जब बिलावल नवाज शरीफ को कहते थे मोदी का जो यार है गद्दार है, तो मोदी के यार को एक धक्का और दो, तो उस वक्त उनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि कल को उनके गले भी कोई जिम्मेदारी पड़ सकती है। बहरहाल ये एस्टेब्लिशमेंट की तब्दील होती हुई पॉलिसी है भारत के बारे में, और वो भारत के बारे में मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। ये जनरल बाजवा भी ऐसे ही सोचते थे कि भारत के साथ सुलह की जाए और कश्मीर को साइड पर रख लें। देखते हैं अभी क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।